दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए सैम्पल पेपर का ये जो है ई पार्ट है और इसमें 3 क्वेश्चंस है। तो ई पार्ट का केस बेस्ड स्टडी है, उसमें हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मिसिस शीला विजिटेड अ स्टोर नियर हर हाउस एंड फाउंड दैट द ग्लास जार्स आर अरेंज इन वन एबव द अदर इन स्पेसिफिक पैटर्न। अच्छा, मिसिस शीला जो है अपने घर के नज़दीक एक स्टोर में जाती हैं और उन्होंने देखा कि जार जो है ग्लास जार वो अरेंज हो रखा है स्पेसिफिक पैटर्न में। ऑन द टॉप लेयर देयर आर 3 जार्स। टॉप लेयर पे 3 जार्स है, नेक्स्ट लेयर पे 6 जार्स है एंड थर्ड लेयर से जो है टॉप से वो 9 जार्स है एंड सो ऑन टिल 8th जार तक। इसका मतलब हमें पता चलेगा कि ये एपी का क्वेश्चन है। अब ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट एन एपी हुज टर्म रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ जार्स इन पैटर्न्स लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। ठीक है, एपी निकालना है और उसका उसका कॉमन डिफरेंस में निकालना है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। सेकंड पार्ट कह रहा है कि इज इट पॉसिबल टू अरेंज जार्स इन अ लेयर इन दिस पैटर्न इज कंटिन्यू। क्या यह पॉसिबल है कि हम 34 जार्स को जो इसी पैटर्न पे ले जाएंगे तो क्या 34 जार्स आएगा उसमें? देख लेते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। और थर्ड है इफ देयर आर n नंबर्स ऑफ रॉज इन अ लेयर देन फाइंड एक्सप्रेशन द फाइंडिंग इन द टोटल नंबर ऑफ जार्स इन टर्म्स ऑफ n के रूप में लिखना है और फिर S8 भी निकालना है। और थर्ड पार्ट का बी पार्ट है, थर्ड का बी पार्ट कि द शॉपकीपर एडेड 3 जार्स इन ईच रो। अब 3 जो जार्स फिर ऐड कर रहा है हर एक रो में, तो हाउ मेनी जार्स आर देयर इन द 5th लेयर फ्रॉम द टॉप। अब जरा देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट टर्म में हमारे पास जो है क्या दे रखा है यहाँ पे टॉप से, टॉप लेयर से देखते हैं कि पहले 3 जार्स है, फिर हमारे पास 6 जार्स है, फिर हमारे पास 9 जार्स है, कहाँ तक है 8th लेयर तक। तो हमारा एपी क्या निकल गया, एपी हमारे पास क्या निकल गया यहाँ पे, एपी निकल गया। फर्स्ट पार्ट हम बना रहे हैं, एपी हो गया हमारे पास 3 6 9, 3 6 9 टिल कहाँ तक है 8th तक। तो 8 3 जा कितना होता है 24। ये हमारे पास एपी निकल गया। और उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पे, राइट द एपी हुज रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ जार्स इन द डिफरेंट लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप। ऑल्सो हमने तो एपी निकाल दिया, एक एपी हमने ये निकाल दिया और साथ में डिफरेंट लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन डिफरेंस। तो डी निकाल लेते हैं। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। तो A2 हमारे पास दे रखा है 6 में से 3 को माइनस कर देंगे या 9 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 3 आ गया। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे एपी हमारे पास ये आ गया और कॉमन डिफरेंस जो है डी हमारे पास 3 आ गया। सेकंड देख लेते हैं, सेकंड पार्ट इज इट पॉसिबल टू अरेंज 34 जार्स। इसका मतलब एन का वैल्यू हमारे पास जो है एन का वैल्यू दे रखा है कितना 34 और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो n इक्वल टू वॉट, ए हमारे पास दे ही रखा कितना, ए हमारे पास 3 है और डी हमारे पास कितना है, डी भी 3 निकल गया है। तो ए एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू 34 दे रखा है, ए हमारे पास 3 है प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू भी 3 दे रखा है। तो 34 में से 3 माइनस कर देंगे तो ये n माइनस 1 अपॉन में मल्टीप्लाई 3, तो 31 ये मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएगा 3 n माइनस 1। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10 अपॉन 1/3। तो ये तो n जो है कभी भी जो हमारे पास फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता है, इसलिए दैट्स वाई n इज क्या लिखेंगे यहाँ पे 34। ठीक है, विच इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर, क्या लिख देंगे यहाँ पे विच इज नॉट पॉजिटिव इंटीजर। ये तो पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर इट इज नॉट। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल लिख देंगे, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि ये हमारे पास एपी बनेगा। अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, थर्ड का ये पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड का ये पार्ट कह रहा है कि देयर आर कितना है यहाँ पे एन टर्म्स है,
एन के फॉर्म में हमें निकालना, एक्सप्रेस जो फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ जार्स इन एन के टर्म में। देख लेते हैं, एसएन का फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं थर्ड के लिए। थर्ड का ए पार्ट है एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो एस एन हमारे पास एस एन के फॉर्म में तो लिखना ही है, तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू ये हमारे पास कितना आ रखा है यहाँ पे 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी भी हमारे पास 3 है। तो एन बाई टू 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 प्लस 3n माइनस 3, तो n बाई टू 3n, 6 में से 3 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 3, तो 3n हो जाएगा, 3n बाई टू n प्लस 1। अब हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है कि n के फॉर्म में तो हमने आंसर लिख दिया, हमने n के फॉर्म में आंसर लिख लिया। अब हमारे पास n के जगह पर क्या वैल्यू पुट करना है, S8। तो ये तो Sn है, ये तो Sn है, ये तो Sn है, तो हम आ रहा है पूरा क्लियर। ठीक है, तो Sn के जगह पर अब S8 निकालना है, तो S8 देख लेते हैं। S8 जहाँ पे n है वहाँ पे 8 वैल्यू पुट करते हैं, तो 3 इंटू 8 अपॉन में 2 इंटू 8 प्लस 1, 2 4 जा 8, 3 4 जा 12 इंटू 9, तो 12 9 जा 108। तो S8 का वैल्यू हमारे पास आ गया कितना, 108 आ गया। अब अगला क्वेश्चन और है थर्ड का, ये बी पार्ट कह रहा है। थर्ड का बी पार्ट क्या कह रहा है, जहाँ पे हमारे पास समय 3 जार जो है ऐड करेंगे, यहाँ पे ऐड करें, जहाँ पे 3 है 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा। तो 5th लेयर तक निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ न्यू एपी क्या बन जाएगा, 3 है तो 3 में प्लस 3 कर देंगे तो ये तो 6 बन गया। फिर यहाँ पे कितना है, 6 है, 6 में 3 प्लस कर देंगे, सब में 3 कह रहा है प्लस करने के लिए, 9 में 3 प्लस कर देंगे, ये हमारे पास एपी बन गया। तो मतलब 6 9 12 ये बन गया। तो हमारे पास ए यहाँ पे कितना आ गया, हमारे पास 6, डी हमारे पास दे रखा है 3, और n इक्वल टू 5 लिख रहा है, 5 5th टर्म तक, n इक्वल टू 5, तो ए 5 का वैल्यू a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, ए 5 का तो ए दे रखा है 6 प्लस 5 माइनस 1 4 और डी का वैल्यू 3। तो ये 6 प्लस 4 3 12, 12 प्लस 6 कितना हो गया, ये 18 आंसर आ गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। इसमें 2 ट्रायंगल दे रखा है ABC और DEF। ट्रायंगल इज वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइन। इंटीरियर डिजाइन के लिए जो है बहुत पॉपुलर जो है शेप है। द पिक्चर गिवन एबव शो कैबिनेट डिजाइन ऑफ इन द फेमस इंटीरियर डिजाइनर के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे लार्जेस्ट ट्रायंगल जो है उसको ABC से रिप्रेजेंट किया गया और स्मॉलेस्ट को जो है DEF से किया गया है। PQ पैरेलल दे रखा है, PQ पैरेलल टू EF। अगर PQ पैरेलल EF के इसका मतलब एंगल P एंगल E के बराबर हो जाएगा और एंगल Q एंगल F के बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो आगे हमें प्रूव करना है। अच्छा, फर्स्ट तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करना है कि सो दैट DPQ और DEF से, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल से प्रूव हो गया। सेकंड है DP इक्वल टू 50, DP इक्वल टू 50 और PE इक्वल टू 70। ठीक है, 50 और 70 दे रखा है तो DE निकल जाएगा 120। तो PQ और EF का वैल्यू निकालना है। ठीक है, निकल जाएगा। और इफ़ थर्ड में है इफ़ 2AB इक्वल टू 5D एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर है DEF, तो पैरामीटर निकालना है। ठीक है, ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, ये मतलब 5/2 है तो 5/2 ही होगा। और मीडियन AD एंड DN मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC एंड DEF का है रिस्पेक्टिवली, तो प्रूव करना है AB M और DN। हम जरा देखते हैं क्वेश्चन अब। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट पैरेलल दे रखा है। अगर PQ पैरेलल है, PQ पैरेलल टू EF दे रखा है, तो इन ट्रायंगल DPQ एंड ट्रायंगल DEF में मैंने क्या बोला कि ये एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसके कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल जो है ये जो है एंगल 3
एंगल 4 के कारण ये एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, ये भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण। तो इससे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, किसके कारण, बाय ए सिमिलरिटी रूल से। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा प्रूव, ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। डी पी क्यू और डी ई एफ। सेकेंड कह रहा है अभी कि डी पी दे रखा है 50 और पी ई दे रखा है, तो पी क्यू बाय ई एफ। अभी हमने प्रूव किया है कि डी पी क्यू और डी ई एफ क्या है, सिमिलर है, तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, सेम रेशियो में हो जाएगा। ठीक है, ये आराम से हमारे पास सेम रेशियो में हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं इसको, अभी हमने प्रूव किया है डी पी क्यू सिमिलर, ट्रायंगल का भी साइन दे देते हैं, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ। तो इसे क्या हो जाएगा, डी पी बाय पी ई, डी पी बाय पी ई इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ, पी क्यू बाई ई एफ। अच्छा, डी पी बाई पी ई, डी पी बाई पी ई, डी पी बाई डी ई, डी पी बाई डी ई इक्वल्स टू डी पी बाई डी ई इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ। ठीक है, तो डीपी का वैल्यू कितना दे रखा है, डीपी का वैल्यू हमारे पास दे रखा है 50 और डीई का वैल्यू कितना, डीई को क्या लिख सकते हैं, अगर ये 50 है और ये 70 है तो 50 + 70 इसको लिख सकते हैं, 50 + 70 इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ। तो 50 बाई 120 इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ। तो ये 0 से 0 गया, तो पी क्यू बाई ई एफ इक्वल्स टू 5/12। ये हमारा वैल्यू निकालना था हमें, ये भी निकल गया। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 2AB इक्वल्स टू 5D। अच्छा, गिवन है, इसमें क्या दे रखा है गिवन कि एक तो ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, अगर ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB बाई DE इक्वल्स टू BC बाई EF इक्वल्स टू AC बाई DF। अगर कोई भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होता है, सेम रेशियो में होता है। और साथ में दे रखा है कि 2AB, ये भी दे रखा है 2AB किसके बराबर दे रखा है, 2AB किसके बराबर दे रखा है, 5D के बराबर हो। 2AB इक्वल्स टू 5DE। तो इससे क्या होगा, AB अपॉन में DE किसके बराबर हो जाएगा, 5/2 के बराबर हो जाएगा, AB बाई, ठीक है। तो अच्छा, ये AB और ये इसका मतलब AB बाई DE ये सब दे रखा है, तो यहाँ से अगर वैल्यू पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारे पास 5/2 के बराबर हो जाएगा। तो AB का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, देन AB हो जाएगा 5/2, ये DE इस तरफ आ जाएगा तो DE के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह BC जो है, BC किसके बराबर हो जाएगा, 5/2, ये EF के बराबर हो जाएगा। और AC 5/2 DF के बराबर हो जाएगा, आ जाएगा नीचे। तो देन पैरामीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ ABC कांस्टेंट प्रूव करना है, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल DEF, ये निकालना है। इसका मतलब पेरीमीटर क्या होता है, फॉर सम ऑफ ऑल साइड AB प्लस BC प्लस AC अपॉन में ये हो जाएगा DE प्लस EF प्लस DF। अब इससे आगे चलते हैं, AB का वैल्यू हमारे पास, ये इक्वेशन अगर एक मान लेते हैं, AB का वैल्यू 5/2 DE प्लस 5/2 EF प्लस 5/2 DF।
ठीक है, अपॉन ये है DE प्लस EF प्लस DF, सब में से 5/2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच गया इसमें DE प्लस EF प्लस DF अपॉन DE प्लस EF प्लस DF। इससे क्या हो गया 5/2 से 5/2 कट गया, ये DEF से DEF ये पूरा कट गया तो 5/2 बच गया। यही तो हमें कांस्टेंट प्रूव करना था, कांस्टेंट, और ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसका ये कौन सा था, ये थर्ड का ए पार्ट था, थर्ड का ए पार्ट था। अब और वाला पार्ट देख लेते हैं, थर्ड का बी, थर्ड का बी, थर्ड का बी क्या कह रहे हैं, AM और DN इसमें मीडियन। अच्छा AM यहाँ से अगर हम ले लेते हैं तो ये AM हो गया, तो इसका मीडियन का मतलब ये जितना होगा उतना ये हो जाएगा, और इसमें जो है ये DN होगा, मतलब जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये पार्ट्स भी होगा। ठीक है, AM और DN मीडियंस ऑफ ट्रायंगल विद DEF देन प्रूव दैट करना। ठीक है, हम देख लेते हैं, जब इन ट्रायंगल ABC M क्या दे रखा है, M इज मीडियन, M is the midpoint of BC, M is the midpoint of BC, therefore BM इक्वल्स टू CM हो जाएगा, BM इक्वल्स टू CM हो जाएगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये हाफ BC के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली कर देते हैं, सिमिलरली इन ट्रायंगल DEF में क्या हो जाएगा, यहाँ पे EN इक्वल्स टू NF इक्वल्स टू हाफ EF के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब साथ में हम देख लेते हैं, साथ में ये भी दे रखा क्या, ट्रायंगल जो है हमने प्रूव कर रखा है यहाँ पे कि ट्रायंगल DPQ और ये जो DEF साथ में कहाँ सेकंड क्वेश्चन, ये ट्रायंगल जो है ABC और DEF इक्वल है। ठीक है, गिवन दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF के, तो इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, यही सेम टू सेम लिख लेते हैं, AB बाय DE इक्वल्स टू BC बाय EF इक्वल्स टू AC बाय DF। इससे क्या होता है, BC का वैल्यू जो है हमारे पास हाफ BC है, तो यहाँ पे इसको हाफ BC कर सकते हैं, और यहाँ पे EF है तो यहाँ पे भी हाफ EF कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, AB बाय DE इक्वल्स टू हाफ BC के तरफ हम क्या लिख सकते हैं, BM लिख सकते हैं। इसको सेकेंड ले लेते हैं और इसको इक्वेशन थर्ड ले लेते हैं, BM बाय ये EF हाफ EF को के जगह पर EN कर लेते हैं, और ये AC बाय DF कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, AB बाय DE अपॉन BM बाय EN। तो और इसका तो अभी एक ज़रूरत है नहीं अब हमें, तो एक ये ले लेते हैं और साथ में देख लेते हैं एंगल B एंगल E के इक्वल हो जाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल E, क्योंकि ये ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, तब इसीलिए बाय SAS रूल से हम ले लेते हैं, SAS रूल से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल DEN, यही हमें प्रूव करना था, और ये क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। और आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन हम अभी देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 38 बोला कि मेटेलिक साइलो आर यूज्ड बाय अ फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। ठीक है, मेटेलिक साइलो का यूज किया जाता है फार्मर्स के द्वारा ताकि ग्रेन उसमें स्टोर करके रख सके। फार्मर गिरधर हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ न्यू मेटेलिक साइलो, एक नया मेटेलिक साइलो वो बनाना चाह रहा है ताकि वो अपना हार्वेस्टेड ग्रेन को वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। और वह शेप जो एक सिलेंडर के रूप में और उसके माउंटेड कर रखा है कोन के रूप में। इसका मतलब है कि ये जो है, मान के चलते हैं कि ये कोन है और ये उसका जो है सिलेंडर है, इस तरह इस फॉर्म में वो रख रखा है। ठीक है, जिसमें साथ में दे रखा है
डायमेंशन ऑफ कोनिकल पार्ट के लिए दे रखा है बेस आर दे रखा है 1.25 मान के चलते हैं, ये रेडियस दे रखा है 1.25 ठीक है, और हाइट दे रखा है 2 मीटर। सिमिलरली सिलेंड्रिकल पार्ट के लिए ये जो है रेडियस, ये दोनों का रेडियस सेम ही है, और इसका जो है ये 7 मीटर है, जबकि इसका हाइट जो है ये हाइट h जो है ये 2 मीटर दे रखा है। तो इसको हम h1 मान लेते हैं, इसको हम h2 मान लेते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द एवर इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द स्लैंट हाइट, पहले स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं ठीक है। स्लैंट हाइट का मतलब L हो गया, फर्स्ट पार्ट हम निकाल रहे हैं, L इक्वल्स टू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 1.5 का स्क्वायर अब प्लस h हमारे पास 2 दे रखा है ठीक है। तो ये 15 का स्क्वायर होता है 220 पाता, 2.25 आ गया प्लस 2 2 जा 4, तो ये हमारे पास आ गया कितना 6.25, इसका मतलब हो गया कितना, ये 25 का स्क्वायर होता है तो 2.5 मीटर आ गया हमारे पास L का आंसर। हमारा पहले का आंसर आ गया, फर्स्ट का आंसर कितना आ गया हमारे पास 2.5 मीटर ठीक है। फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आया कितना 2.5 मीटर। अब सेकेंड क्या रहा है, सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन है, एक मिनट क्वेश्चन में जरा मैं देख लूं, कर्व सरफेस एरिया कोनिकल पार्ट ऑफ साइलस, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ पे, कोनिकल पार्ट कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ठीक है। तो CSA कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो पाई के जगह पर वैल्यू 22/7, आर हमारे पास दे रखा 1.5 इंटू एल, एल अभी हम निकाले हैं 2.5 ठीक है। तो 22 इंटू 15 को 25 से मल्टीप्लाई हमने किया, 15 इंटू 25 तो हो गया ये 375 ठीक है, 3.75 होगा अपन में 7, इस दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 82.5 को अब हम 7 से करेंगे तो ये हो गया कितना 11.78 मीटर स्क्वायर, ये सेकंड का आंसर आ गया। थर्ड का जो है ए पार्ट, थर्ड का ए पार्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक कर्व सरफेस, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंड्रिकल पार्ट का ले रखा है और साथ में रेट भी दे रखा है। तो पहले CSA ऑफ जो है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होता है 2 पाई RH, दिखाई दे रहा है पूरा ठीक है। तो 2 पाई RH का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास 2 इंटू पाई की जगह पर 22/7, आर रेडियस हमारे पास इसका भी दे रखा है 1.5 और H2 दे रखा है 7, ये 7 से 7 कट गया, 44 2 जा हो गया 22 2 जा 44 इंटू 1.5, तो ये हो जाएगा कितना 44 2 जा ये 66 मीटर स्क्वायर आ गया। ये तो ए पार्ट का आंसर आ गया। अच्छा ए पार्ट में अब साथ में दे रखा है कॉस्ट भी कितना है 2000 पर मीटर स्क्वायर ठीक है। तो टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट एट ₹2000 पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 2000 को 66 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66 2 जा 132 होता है, उस पर 30 डाल देते हैं, इसका मतलब ये हो गया 1,32,000 आ गया। अब थर्ड पार्ट का ये जो थर्ड का जो है और वाले का हम बी पार्ट निकालते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन फाइंड द टोटल कैपेसिटी, अच्छा कैपेसिटी निकालना है, टोटल कैपेसिटी इसका मतलब हो गया इसमें वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों निकालना है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो वॉल्यूम फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो एच के जगह पर यहाँ पे हम H1 मान रखे हैं प्लस पाई आर स्क्वायर H2 मान रखे हैं। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर और इसमें से पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ 1/3 H1 प्लस H2 आ गया। तो 22/7 आर हमारे पास दे रखा है 1.5 का होल स्क्वायर और ये हो गया 1/3 H1 का वैल्यू दे रखा है हमारे पास 2 मीटर प्लस H2 का वैल्यू दे रखा है 7 मीटर ठीक है। 22/7 इंटू
2.25 आ गया और ये 2/3 आ गया और +7 आ गया। एलसीएम ले लेते हैं। ये 2.25 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 49.5/7 और ये 2 हो गया और 3 7 जा 21 हो गया। तो ये हो गया 23/49.5/7 इंटू 23/3 अब 49.5 को 23 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया 1138.5 अपॉन में 7 3 जा 21। तो ये कितना आ गया? ये 54.21 मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब आंसर आ गया। और इस तरह से हमारा ये पूरा सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये सैंपल पेपर जो एक सैंपल पेपर मैंने करवाया था वो पूरा का पूरा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। और इस सैंपल पेपर को जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको यहाँ से अगर कोई भी क्वेश्चन लेना हो तो यहाँ से आराम से आप ले सकते हैं। और इससे पहले के वीडियो में मैंने जितना पार्ट था इसका क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर जो है ये 38 तक ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और इससे पहले जो है 2024 का जो है मैथ्स स्टैंडर्ड का सेट 1 का जो जितना भी क्वेश्चन था वो भी मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अगले कुछ वीडियो में मैं और भी सैंपल पेपर और हो सकता है तो बेसिक का भी क्वेश्चन पेपर जो है लेके आऊँ। और साथ ही साथ ये केस बेस्ड स्टडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।